Hello, dear students. Good morning to all of you. Today is the lecture number 5 for class 11 and chapter is work, energy and power. तो आज पहले थोड़ा सा बेटा मैं बताना है आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बेटे कोई वर्क अगर अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है तो हम उसको कहेंगे ग्रेविटेशन पर वर्क हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल बेटे आप मान लीजिए बेटे ये एक अर्थ की सरफेस है और बेटे ये एक बॉल है जिसका मास हमारे पास m है और हम इसको एक वर्टिकल हाइट h तक ले जाते हैं। तो बेटे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी बेटे वो तो आपके पास जो वर्क करती है बेटे वो नीचे की तरफ करती है और हम इस ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हैं बेटे ऊपर। करेक्ट। तो देखो बेटे जो आपने जो वर्क किया वो अगेंस्ट द दिस ग्रेविटी करा, ठीक है ना। तो यानी कि देखो अब इस ऑब्जेक्ट को अगर कम से कम बेटे भी अगर मोशन में ऊपर को ले जाना है तो ये जो मैं फोर्स लगाऊंगा कम से कम बेटे इस फोर्स के बराबर यानी कि mg के बराबर वो फोर्स होनी चाहिए। तो वास्तव में देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेटे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हम वर्क करेंगे वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। तो जो वर्क है बेटा वो क्या है हमारे पास, देखो बेटे वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या होगी बेटा F और फार्मूला क्या है बेटा S। तो बेटा S तो हो गया हमारे पास यहाँ पर H और जो F हो गया बेटा मिनिमम फोर्स कितनी चाहिए बेटा ऊपर की तरफ लगाने के लिए कम से कितनी जूल चाहिए। तो F इजिकल टू क्या हो गया बेटा mg। तो जो वर्क हुआ बेटा वो हमारे पास क्या हो गया mgh। वास्तव में बेटा यही वर्क एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो यही वर्क एक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में बन जाता है mgh। यही होती है बेटा आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके। अब बेटा देखो इसके बाद आता है बेटा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। बेटा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा, अगर आप किसी चीज की शेप को चेंज करते हैं, जैसे कि आपने एक स्प्रिंग को खींचा तो खींचने पर क्या हुआ बेटा उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई। तो आपने खींचने में जो वर्क किया वो उसके अंदर एज ए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। इसी प्रकार से जैसे कि आप एक गुलेल को खींचते हैं तो खींचने में आपने वर्क किया, खींचने में यानी उसकी शेप को चेंज करने में आपने वर्क किया, वही उसके अंदर एज ए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। इसी वजह से तीर होता है, तीर को आप खींचते हैं इस तरह से तो खींचने में जो वर्क किया जाता है बेटे वही उसके अंदर एज ए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो अब बेटे हमें डेरिवेशन करना है बेटे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटे पहले फिगर बनाते हैं, हम लोग ध्यान से देखिएगा। ये बेटे एक रिजिड सरफेस है हमारे पास और इस रिजिड सरफेस से बेटा हम ये एक हमने m मास बेटा हमने रखा है, ठीक है ना। अब इसकी जो पोजीशन है बेटा वो a पर है और यहाँ पर जो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो भी वो 0 है। करेक्ट। अब देखो बेटा फिगर तो आपके पास यही है, बस इसका सिचुएशन अलग अलग है। अब बेटा मैं जो ये स्प्रिंग को खींचता हूँ, एक फोर्स लगाता हूँ और बेटा मान लीजिए वो स्प्रिंग जो स्प्रिंग को हम खींचते हैं बेटे जो ऑब्जेक्ट होता है वो बेटे यहाँ तक आ जाता है। करेक्ट। तो बल्कि और थोड़ा सा कम ही ले लीजिए। ये ऑब्जेक्ट बेटे मैंने यहाँ तक खींच दिया। अब मान लो बेटे ये जो पोजीशन हो गई ना, ये इसकी पोजीशन बी हो गई और आपके पास ये रहा बेटा आपके पास ए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट हो गया ना बेटे वो क्या हो गया आपके पास एक्स हो गया। करेक्ट। अब ये बेटा हमने इधर की तरफ फोर्स लगाई क्या F। अब बेटा हमने इसको यहाँ से छोड़ दिया, एक्सट्रीम पोजीशन हो गई इसकी। अब बेटा आपके पास क्या हुआ
अब ये जो बेटा स्ट्रेच होकर वो कंप्रेस होकर वो आपके पास स्प्रिंग जो है वो आपके पास यहाँ आ गया। तो ये बेटा आपके पास क्या रही, और ये मान लीजिए आपके सी, और यही मान लीजिए बेटा आपके पास एक्स हो गई। यानी बेटा जो फिगर नंबर 1 है आपकी वो ये बताती है बेटा अभी इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है, तो ये जो पोजीशन है वो इसकी बेटा मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन मीन्स यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। अब हमने बेटा एक्सटर्नल फोर्स लगा, इसको स्ट्रेच करा, हमने इसको ए से बी पर ले गए, इसकी डिस्प्लेसमेंट बेटा एक्स हो गया। हमने रिलीज कर दिया तो वो ए बी से ए पर आएगा और ए से फिर से सी पर आ जाएगा, यहाँ पर वो कंप्रेशन हो गया। तो ये बेटा फिगर हो गई सेकंड और ये फिगर हो गई थर्ड। ओके, तो अब हमें बेटा क्या निकालना है, हमें निकालना है बेटा इसको खींचने में, स्ट्रेस करने में जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी। तो बेटा एक साइंटिस्ट हुए हुक्स, तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ तो बेटा एक होती है रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, तो बेटा जब आप किसी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं, जब आप खींचते थे स्प्रिंग खींचा या आपने गुलेल खींची या आपने कोई इलास्टिसिटी कोई रबड़ को स्ट्रेच करा, तो वो दोबारा वहीं पर लेकर अपने आप को वहीं पर लाना चाहते हैं जहाँ पर आपने उसको स्ट्रेच किया। क्यों? क्योंकि अब उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाती है। वो जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है बेटा वो उस ऑब्जेक्ट को हमेशा वहीं पर लेकर जाना चाहती है जहाँ पर वो था। यानी कि जब आप ये ऑब्जेक्ट मान लो बेटा ए पर था मेन पोजीशन पर, जब आपने इसे खींचा तो वो फोर्स इधर लगती है, जब ये कंप्रेस होकर इधर आ गया तो वो फोर्स इधर लग जाएगी। इसी को कहा जाता है रीस्टोरिंग फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ उन्होंने बताया बेटा जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है, जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स बेटा मान लीजिए F, तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, अगर मान लीजिए बेटा आपके पास x, तो बेटा जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और अपोजिट डायरेक्शन में होती है। यानी कि जितना आप डिस्प्लेसमेंट करोगे, जितना आप खींचोगे, रिस्टोरिंग फोर्स उतनी ज़्यादा लगेगी। ठीक है ना। अब बेटा अगर मैं प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाता हूँ तो एक कांस्टेंट की वैल्यू साथ में आती है, इसको हम कहते हैं k। यहाँ पर k क्या बेटा, एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। क्या होता है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। और ये जो निगेटिव साइन शो करता है, निगेटिव साइन क्या शो करता है, निगेटिव साइन shows that restoring force is in opposite डायरेक्शन टू डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा ये आपके पास मान लो बेटा इसको हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है ना। अब बेटा हमें निकालना बेटा इसका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन। तो बेटा वही कि यहाँ से लेकर यहाँ तक खींचने में जो हमने वर्क किया वही उसके अंदर एज एन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। ठीक है ना। तो लिखते हैं बेटा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू इंक्रीजिंग द लेंथ। तो क्या हो जाएगा बेटा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स कॉस थीटा, और थीटा क्या हो जाएगा 180, और कॉस 180 की वैल्यू -1। तो जो आपके पास जो डी डब्ल्यू हो जाएगा बेटे वो क्या हो जाएगा, माइनस का एफ इंटू डी एक्स। अब ये जो बेटे एफ की वैल्यू ये हम रख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ एफ की वैल्यू क्या है बेटे, माइनस का के इंटू एक्स। ठीक है ना। तो डी डब्ल्यू क्या होगा बेटे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के इंटू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है ना। अब बेटा हमें टोटल वर्क डन निकालना है, करेक्ट।
तो जो टोटल वर्क डन हो जाएगा वो फ्रॉम 0 to x डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल वर्क के लिए बेटे क्या करेंगे बेटे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, कहाँ से लेकर कहाँ तक बेटे, 0 से लेकर x तक। तो जो डी डब्ल्यू होगा बेटे, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू करा बेटे हमने, तो ये आपके पास हो गया 0 to k कॉन्स्टेंट है बेटे, उसको हमने बाहर निकाल लिया x इंटू डी एक्स। अब k x का इंटीग्रेशन हो गया बेटे x स्क्वायर अपॉन 2, सो 0 से 2, तो w इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 0। तो बेटे इस k के अंदर बना कर दिया तो बेटे क्या आ जाता है, हाफ k एक्स स्क्वायर। तो बेटे ये मेरे पास बेटे वर्क आया, टोटल वर्क फ्रॉम 0 टू x डिस्प्लेसमेंट के लिए, करेक्ट। यही वर्क, दिस वर्क इज स्टोर्ड एज ए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम क्या कहते हैं बेटे, यू। तो होता बेटे यू जो होगा बेटे वो आपके पास हाफ के एक्स स्क्वायर, दिस इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। डेरिवेशन में बेटा आपके पास कंप्लीट। अगर बेटा ग्राफिकल में रिप्रेजेंट करवाना चाहे तो ग्राफ में बेटा आप रिप्रेजेंट करना चाहे तो आप इसको कर सकते हैं। तो बेटा ये क्या है बेटा आपके पास, ये जो है बेटा आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, ये 0 है, ये प्लस x है और ये माइनस x है। यानी जैसे बेटा स्प्रिंग, ये स्प्रिंग की 0 पोजीशन है, मीन्स मीन पोजीशन है एक तरह से, आप इसको बेटा a भी कह सकते हो, ये मीन पोजीशन को हमने बेटा a माना है, ठीक है ना। अब बेटा आप जैसे जैसे x को तरफ खींचते हो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। यानी कि जब यहाँ है तो यहाँ है, यहाँ है तो यहाँ, और यहाँ है तो यहाँ है। यानी कि जैसे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता है वैसे वैसे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। जब पॉजिटिव एक्स की तरफ गए तो तब भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई, और जब वो इधर गए तब भी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो ये था बेटा आपके पास एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन। एक बहुत छोटी सी चीज और है बेटे, उसको भी 1 मिनट 2 मिनट लगेंगे उसको समझाने में हमें। आइंस्टीन मास Einstein's mass energy equivalence। दोटे आइंस्टीन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए। दोटे इनसे पहले ये माना जाता था कि मास को कभी भी हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। हमने पढ़ा भी, आपने सभी ने ये पढ़ा है, मास नाइदर कैन क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय। लेकिन आइंस्टीन ने बताया बेटे आप मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया बेटे, एनर्जी E जो होती है वो m इंटू सी स्क्वायर, जहाँ पर m क्या है मास और c क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो उन्होंने बताया कि एक मास अगर आपके पास डिस्ट्रॉय होता है, समाप्त होता है, तो उससे इतनी एनर्जी निकलती है, ठीक है ना। तो इन्होंने बेटे रिलेशन दिया है हमें, ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप समझना चाहें तो बेटा अगर m आपके पास 1 ग्राम है तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 3 kg, और लाइट की वेलोसिटी 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। देखते हैं बेटा अगर 1 ग्राम का मास डिस्ट्रॉय होता है तो उससे कितनी एनर्जी लिबरेट होती है। सो E इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 3, यहाँ पर वैल्यू पुट करें बेटे, 3 स्क्वायर 9 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर 16। तो बेटे क्या हुआ, 9 तो रहा ही आपके पास, ये माइनस 3 इसमें से हट गया, 10 की पावर 13 जूल। यानी कि अगर 1 ग्राम का मास डिस्ट्रॉय होगा तो उससे इतनी एनर्जी लिबरेट होती है। 9 इंटू 10 की पावर 13, यानी कि 9 के आगे 13 जो 0 लगाइए, इतनी एनर्जी लिबरेट होगी जस्ट जब 1 ग्राम का मास डिस्ट्रॉय होता है। बेटा यही एटम बम का प्रिंसिपल होता है, यही न्यूक्लियर बम का प्रिंसिपल होता है। जैसे कि एटम बम जब फटता है तो न्यूक्लियर फिजन होता है। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, उसके अंदर एटॉमिक मास का लॉस होता है, और जब एटॉमिक मास का लॉस होता है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यही उसका बेसिक प्रिंसिपल होता है।
तो बेटा लेक्चर नंबर 5 यहाँ पर समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।